Hello guys, now we are going to continue our chapter 9, that is strategies for enhancement in food production, and this is for class 12th students. In our previous class we had completed all the details of animal husbandry, okay, including apiculture, poultry farming, dairy farms, right, pisciculture, etc. So today we are going to start with a new topic, that is animal breeding. Animal breeding is an important aspect of animal husbandry and aims at increase in quantity of the product and secondly improvement of quality of the product. तो एनिमल ब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करने में और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में फोकस करता है। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग के एक्चुअली दो मेन एम्स, दो मेन पर्पजेज होते हैं कि हमें किस तरीके से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा सकें और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम किस तरीके से बेहतर कर सकें। तो इन दोनों पर्पजेस, इन दोनों एम्स के साथ एनिमल ब्रीडिंग की जाती है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in characters like general appearance, features, size, configuration, etc. are said to belong to a breed. अब एक एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन करेक्टर्स, जो कि करेक्टर्स में एक जैसे हों, यानी जो रिजेम्बलेंस शो करते हो आपस में, जो सिमिलरिटी शो करते हो, रिलेटेड बाय डिसेंट और एक जैसे ही जो उनके एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनसे मिलते जुलते हों और साथ ही साथ उनके कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि उनका अपीयरेंस, उनके अपने फीचर्स, बॉडी साइज, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें जब जनरली मिलती जुलती हैं, रिजेंबल करती है एक दूसरे से, तो ऐसे एनिमल्स के ग्रुप को हम एक ब्रीड का ग्रुप बोलते हैं कि इस तरह के एनिमल्स वो सब एक ही ब्रीड को बिलोंग करने वाले होते हैं, जिनके अपीयरेंस, कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी फीचर, साइज एटसेट्रा ये सब चीज़ें मिलती जुलती हैं, रिजेंबल करती हैं आपस में। तो ओके, तो हम कहते हैं कि वो सब एक ही ब्रीड के हैं। ब्रीड एक्चुअली मतलब किस्म, एक ही नस्ल के हैं, राइट। सो ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। एक ही ब्रीड के एनिमल्स के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, जब हम ब्रीडिंग कराते हैं, तो वो इन ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, इन ब्रीडिंग यानी एक ही प्रकार की ब्रीड के अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग एनिमल्स के बीच में क्रॉसिंग। और जब हम ये क्रॉस, ये ब्रीडिंग अलग अलग ब्रीड्स के बीच के एनिमल्स के बीच में कराते हैं तो इसको आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग में जो एनिमल्स के बीच में क्रॉस होता है वो एनिमल्स भी अलग अलग ब्रीड के होते हैं, जबकि इन ब्रीडिंग में जो एनिमल्स क्रॉस करते हैं वो एक ही ब्रीड के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब इन ब्रीडिंग को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इन ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। यानी जो इनब्रीडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल्स एंड मेटिंग ऑफ सुपीरियर फीमेल्स, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल्स के बीच में मीटिंग कराई जाती है, इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, जो कि क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, जो कि 4 से 6 जनरेशन तक एक ही ब्रीड के आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स होते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर ब्रीड के ऐसे एनिमल्स, ऐसे मेल्स और फीमेल्स जो सुपीरियर वैरायटी के हों और साथ ही साथ लगभग 4 से 6 जनरेशन तक उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप रहा हो। ठीक है, यानी वो आपस में बहुत ज़्यादा जो सिमिलरिटीज़ हैं वो शो करते हों। ठीक है, सेकेंड इज अ सुपीरियर फीमेल इज वन
which gives high yield of the desired product, and a superior male is one which produces superior offspring. तो superior female हम उसको बोलते हैं जो कि desired product की एक बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी yield हमें प्रदान करती है, और superior male हम उसको कहते हैं जो superior offspring, superior जो प्रोजेनी है, जो संतानें हैं, उनको प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो सुपीरियर मेल यानी वो जो सुपीरियर ऑफस्प्रिंग या संतानें प्रोड्यूस करता है, और सुपीरियर फीमेल वो जो एक डिजायर्ड प्रोडक्ट या डिजायर्ड जो करेक्टर्स हैं उनकी एक हाई यील्ड प्रदान करने वाली हो. ओके, तो इसी प्रकार के सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, जो कि आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं और एक ही ब्रीड के होते हैं, और ये जो क्लोज रिलेशनशिप है ये लगभग 4 से 6 जनरेशन तक कंटिन्यू किया जाना चाहिए. तो ऐसे सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स के बीच में जो मेटिंग और क्रॉस कराया जाता है वो इन ब्रीडिंग कहलाता है. ठीक, अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं. द सुपीरियर फीमेल्स एंड मेल्स आर मेटेड इन पेयर्स. अब इन सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को जो हम मेटिंग कराते हैं वो पेयर में कराते हैं, जोड़े से कराते हैं इनको. द प्रोजेनी ऑफ दीज मीटिंग्स आर इवेल्युएटेड. अब इनकी मीटिंग से जो प्रोजेनीज बनती हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स, जो संतानें बनती हैं, उनको हम इवेल्युएट करते हैं, उनका आकलन, उनका मूल्यांकन किया जाता है. एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर फीमेल्स एंड मेल्स इज डन फॉर फर्दर मीटिंग. और उन संतानों में से भी, उनकी ऑफस्प्रिंग्स में से भी हम सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल्स को छांट लेते हैं फॉर फर्दर मीटिंग, अगली जनरेशन की क्रॉस के लिए. फिर उनके संतानों में से भी जो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल आते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन की मीटिंग करा सकें. नेक्स्ट इज द रिजल्टिंग प्रोजेनी विल हैव सुपीरियर क्वालिटीज. अब क्योंकि हर स्टेप पे हम सुपीरियर मेल, सुपीरियर फीमेल को ही सेलेक्ट करते चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आने वाली प्रोजेनी होगी, जो आने वाली जनरेशन होगी उनकी, उसमें क्वालिटीज और भी सुपीरियर होती चली जाएंगी, राइट, ये आफ्टर ईच जनरेशन. सो द प्रोजेनी एग्जिबिट्स होमोजाइगोसिटी. सो इनब्रीडिंग इज मेनली यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर लाइन्स. अब क्योंकि सेम ब्रीड के हैं और उसी सेम ब्रीड के एनिमल्स में सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को सेलेक्ट किया जा रहा है बार बार, तो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के बीच में, इन संतानों के बीच में होमोजाइगोसिटी पाई जाती है. यानी इनके जो गैमेट्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, वो एक जैसे होते हैं, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, रिजेंबल करते हैं. और इसीलिए हम इनब्रीडिंग का इस्तेमाल किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की प्योर लाइन्स यानी प्योर वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन है, जो मिक्सिंग है, वो कम से कम होती चली जाएगी आफ्टर ईच जनरेशन, राइट. सो एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग. अब इनब्रीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए. इट हेल्प्स इन accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. अब क्योंकि जो सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स की ही छटनी हो रही है बार बार हर जनरेशन पे, हर स्टेप पे, तो इस इनब्रीडिंग के वजह से हम सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करने में कामयाब हो पाते हैं, है ना. जैसा हमने देखा अभी कि इसका इस्तेमाल फिर जो प्योर लाइन्स हैं, जो प्योर वेराइटीज हैं, उन्हीं को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है जनरली. तो इसीलिए इन ब्रीडिंग का ये एक एडवांटेज है कि इसके द्वारा हम सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करने में कामयाब होते हैं. और जो अनडिजायरेबल जीन्स हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो अवांछनीय जीन्स होते हैं, जिनको हम सेलेक्ट नहीं करते, उनको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. उनको इजीली स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन टू जनरेशन हम उनको आसानी से रिमूव और एलिमिनेट, रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, द अनडिजायरेबल रिसेसिव जीन्स आर एक्सपोज्ड व्हेन अकर एज अ पेयर. अब ये जो रिसेसिव जीन्स हैं, ये हमने देखा है चैप्टर 5 में भी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में देखा था
कि जो रिसेसिव जीन्स होते हैं ये जब पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जब दोनों ही रिसेसिव जीन्स एक पेयर में पहुंचते हैं, तभी इनका जो कैरेक्टर है, जो अनडिजायरेबल जीन्स है, वो एक्सपोज होते हैं, वो कैरेक्टर रिवील होता है। सो दोज आर देन रिमूव्ड बाय सिलेक्शन। तो इसी प्रकार जब ये रिसेसिव जीन्स का जो पेयरिंग हो जाता है तो उसको फिर आसानी से हम सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, विच इज़ अनडिजायरेबल, है ना, बाय अस। सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनब्रेड पॉपुलेशन। और इसका एक और तीसरा एडवांटेज ये है कि इसके द्वारा हम इन ब्रीडिंग के जरिए जो पॉपुलेशन डेवलप हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हर स्टेप पे सुपीरियरिटी को ही प्रीफर कर रहे हैं, है ना। हम हर स्टेप पे मेल और फीमेल में सुपीरियर ही छांट रहे हैं। तो इस वजह से जो इनब्रेड पॉपुलेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी हम इन्हांस कर लेते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इसके ज़रिए। गाइस, अब इस इनब्रीडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है। क्लोज इनब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब क्योंकि ये एक ही ब्रीड के एनिमल्स हैं और उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप केवल जो सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं, सुपीरियर क्वालिटीज़ हैं, उसी को हम अलाउ कर रहे हैं मीटिंग के लिए, तो इसकी वजह से जो फर्टिलिटी है और जो एक प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ओके, सो दिस कंडीशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी इनब्रीडिंग के जरिए एक ही ब्रीड के एनिमल्स में सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल्स को हर स्टेप पे, हर जनरेशन पे छांटना, उनकी मीटिंग कराना, फिर और सुपीरियर, है ना। तो कुछ जनरेशन्स के बाद ये जो इनब्रेड पॉपुलेशन है इनमें फर्टिलिटी की कमी होने लगती है और प्रोडक्टिविटी की भी कमी होने लगती है। और इसी कंडीशन को, इसी स्टेज को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें इनब्रेड पॉपुलेशन की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी घटती चली जाती है। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी सॉर्टेड बाय ब्रीडिंग विद अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इसका क्या समाधान है कि हम एक ही ब्रीड के जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में अगर हम ब्रीडिंग और मेटिंग कराएं, यानी अभी तक तो हमने देखा कि जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनके बीच में मेटिंग अलाउ की जाती है, तो इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर हम सेम ब्रीड के जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं अगर उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, मीटिंग के लिए अलाउ करते हैं, तो हम इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और इस नौबत से बच सकते हैं। सो दिस यूजुअली रेस्टोर्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। और अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के साथ जब सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स की जब हम मीटिंग कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो हम इनकी फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स को भी स्टेप टू स्टेप, जनरेशन टू जनरेशन अलाउ करते रहना चाहिए ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। ओके, अब इनब्रीडिंग के बाद हमारा अगला टाइप है आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग में देखिए, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। जब एक ही ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जब मेटिंग और क्रॉस कराया जाता है तो ये प्रैक्टिस आउटब्रीडिंग कहलाती है, और जिसमें कि हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स और बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। तो आउटब्रीडिंग में हम एक ही ब्रीड के, सेम ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में मेटिंग कराते हैं जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं रहा होता, जो आपस में रिलेट नहीं करते। ब्रीड जरूर एक ही है लेकिन उनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है, उनकी जो एंसेस्ट्री है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे सेम ब्रीड के एनिमल्स, सेम ब्रीड के ऑर्गेनिम्स जिनकी एंसेस्ट्री डिफर करती हो, जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड ना हो, ऐसे एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराते हैं। या हम कई बार
बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीड के भी एनिमल्स के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं, और कई बार अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में भी मेटिंग करा देते हैं। तो ये तीनों पहलू, ये तीनों जो कंडीशंस हैं, ये आउटब्रीडिंग के ही टॉपिक में आते हैं। ठीक है, तो सेम ब्रीड के अनरिलेटेड और अनकॉमन एंसेस्टर वाले एनिमल्स की मीटिंग, या अलग अलग ब्रीड वाले एनिमल्स के बीच की मीटिंग, या अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में मीटिंग, तो ये सारे आउटब्रीडिंग में आते हैं। अब आउटब्रीडिंग के भी कुछ तरीके हैं। देखिए, आउटब्रीडिंग यानी आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग, ये तीनों आउट ब्रीडिंग के मेथड्स हैं। तो आउट ब्रीडिंग इन तीन तरीके से, क्योंकि अभी हमने देखा कंडीशंस भी तीन ही हैं, तो इन तीन कंडीशंस के आधार पर तीन अलग अलग नामों से इसके मेथड्स को डिवाइड किया जाता है। तो पहला टॉपिक है, पहली मेथड है इसमें आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग मीन्स इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 जनरेशंस। तो जब हम सेम ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में मीटिंग और क्रॉस कराते हैं, तो ये बनता है आउट क्रॉसिंग कहते हैं इसको, जो कि 4 से 6 जनरेशन तक जिनका एंसेस्टर कॉमन नहीं रहा हो, जो एक दूसरे से रिलेट ना करते हो। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स की मीटिंग जो कि सेम ब्रीड की तो होते हैं लेकिन अनरिलेटेड होते हैं, अनकॉमन एंसेस्ट्री वाले होते हैं, तो इनके केस में ये आउट क्रॉसिंग कहलाती है। और द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज एन आउट क्रॉस। और क्योंकि आउट क्रॉसिंग से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो प्रोजेनिस डेवलप होती हैं, उनको हम आउट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड टू ब्रीड एनिमल्स विच हैव लो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ रेट। अब जिन एनिमल्स में ग्रोथ रेट और प्रोडक्टिविटी कम होती है, उनके लिए तो ये मेथड बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसमें ब्रीड सेम रहती है और साथ ही साथ सेम ब्रीड के अलावा इसमें जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते। तो इस प्रकार के एनिमल्स जिनकी ग्रोथ रेट कम है और जिनका प्रोडक्टिविटी कम है, उनके बीच की ब्रीडिंग के लिए तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है, आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज, अ सिंगल क्रॉस ऑफन ओवरकम्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और एक ही क्रॉस से इनब्रीडिंग डिप्रेशन की घटोत्तरी यानी इसका घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग के एक ही स्टेप से, एक ही क्रॉस से इनब्रीडिंग डिप्रेशन से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। देन high milk yielding breeds of cows and high yielding bulls producing high quality meat and with fewer lipids have been bred successfully to increase herd size in a short time। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर देखिए, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ काउस, गायों की अच्छे दूध देने वाली जो वैरायटी है वो, और हाई यील्डिंग बुल्स और अच्छे मीट प्रोवाइड करने वाले जो बुल्स हैं, अच्छी क्वांटिटी के, अच्छी क्वालिटी के मीट को प्रोवाइड कराने वाले जो बुल्स हैं, जो बैल हैं, और ज़्यादा अच्छी मात्रा में दूध देने वाली जो गायें हैं, उनके विद फ्यूअर लिपिड्स, और जिनमें लिपिड की संख्या, जिसमें फैट की संख्या बहुत कम होती है, हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली। तो ऐसे बैल और गाय को सक्सेसफुली ब्रीडिंग कराई जा चुकी है, इनकी मीटिंग कराई जा चुकी है, टू इंक्रीज हर्ड साइज इन ए शॉर्ट टाइम, जिससे कि एक छोटे समय में ही, कम समय में ही हर्ड साइज बढ़ जाता है और बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो गाइज ये तो बात हुई आउट क्रॉसिंग की, जिसमें हमने देखा कि जो आउट ब्रीडिंग के जो तीन अलग अलग कंडीशंस हैं, उन्हीं के आधार पर ये तीन नाम दिए गए हैं।
तो आउट क्रॉसिंग में बेसिकली सेम ब्रीड के अनरिलेटेड और अनकॉमन एंसेस्टर वाले एनिमल्स के बीच में मेटिंग कराई जाती है। ठीक है, ये मेन चीज़ है इसमें। और इसका आउट ब्रीडिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से किसी तरीके से हम बाहर आ सकें, निजात पा सकें। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ, यानी आउट ब्रीडिंग का सेकंड मेथड, आउट क्रॉसिंग के बाद क्रॉस ब्रीडिंग। द सेलेक्टेड सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल of different breeds of same species are mated and the hybrid progeny obtained have desirable characters of the two parents। अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के, कॉमन स्पीसीज के, लेकिन अलग अलग ब्रीड के, ओके, स्पीसीज सेम है लेकिन अब यहाँ पर ब्रीड अलग हो गई, तो अलग अलग ब्रीड के सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल एनिमल्स के बीच में यहाँ मेटिंग या क्रॉस कराया जाता है। और जो हाइब्रिड प्रोजेनी इस तरह से प्राप्त होती है उनमें इन दोनों ही प्रकार के जो पेरेंट्स हैं जो कि सेम स्पीसीज के हैं लेकिन अलग अलग ब्रीड के हैं, तो उन प्रोजेनीज में उन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अब इसके बाद द हाइब्रिड प्रोजेनी कैन बी यूज्ड। अब ये जो क्योंकि मिक्स्ड कैरेक्टर वाली प्रोजेनी आई है, तो हाइब्रिड प्रोजेनी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर कमर्शियल पर्पस और इट कैन बी पुट टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर टू ऑब्टेन अ न्यू स्टेबल ब्रीड। तो जो हाइब्रिड प्रोजेनी डेवलप हुई है इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, इसको हम या तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर लें कमर्शियल पर्पस के लिए, या इनको कई बार इन ब्रीडिंग के किसी फॉर्म के लिए रख लिया जाता है और सिलेक्शन करके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए रख लिया जाता है ताकि एक स्टेबल ब्रीड के नए इंडिविजुअल्स प्राप्त किए जा सकें। ठीक है, नए इंडिविजुअल्स जो कि स्टेबल ब्रीड के हों उनकी प्राप्ति के लिए भी कई बार इनको इन ब्रीडिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए रख लिया जाता है, या हम डायरेक्टली इनको कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों ही पेरेंट्स के जो कि अलग अलग ब्रीड के हैं उनके करेक्टर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, मैनी न्यू स्टेबल हाइब्रिड एनिमल ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। अब इस अप्रोच से, इस तरीके से, इस टेक्निक से कई नए स्टेबल हाइब्रिड एनिमल ब्रीड्स को डेवलप किया जा चुका है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग से कई और दूसरे स्टेबल हाइब्रिड एनिमल ब्रीड को हम विकसित कर चुके हैं। हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड बाय मेटिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। देखिए इसमें जो मेरिनो रैम्स यानी एक अलग ब्रीड का जो मेल शीप है और दूसरी अलग ब्रीड की जो बीकानेरी ईव है जो फीमेल शीप है, इनके बीच में क्रॉस करा के, इनके बीच में मेटिंग करा के हम हिसारडेल नामक एक नई ब्रीड को हम विकसित कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया जा चुका है और इसका एक जो रिजल्ट है, जो कंसिक्वेंस है, वो हिसारडेल नामक एक नई शीप की ब्रीड के रूप में हमें सामने मिला है जो कि मेरिनो रैम्स यानी मेरिनो ब्रीड के जो मेल शीप हैं और बीकानेरी ब्रीड की जो फीमेल शीप हैं, इनके बीच में सेम स्पीसीज के लेकिन डिफरेंट ब्रीड्स के शीप के बीच में क्रॉस कराने से हिसारडेल नामक जो नई ब्रीड हमें शीप की मिली, वो इस क्रॉस ब्रीडिंग का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। क्रॉस ब्रीडिंग रिमूव्स अनडिजायरेबल हार्मफुल जीन्स। और क्रॉस ब्रीडिंग का एक और फायदा यह है कि जो अनडिजायरेबल और हार्मफुल जीन्स होते हैं उनको ये आसानी से रिमूव करने में सहायता करता है। द प्रोजेनी हैज़ हाइब्रिड विगर एंड इज सुपीरियर टू द पेरेंट्स। अब क्रॉस ब्रीडिंग से जो प्रोजेनी डेवलप हो रही हैं वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अब ब्रीड चेंज है, वेरिएशन मिलेगा और डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए हमने मेटिंग कराई है, तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स, जो प्रोजेनी डेवलप हो रही हैं वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स से सुपीरियर बैठेंगी
और एक हाइब्रिड विगर रखती हैं। हाइब्रिड विगर मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन है, इनके अंदर जो कैरेक्टर्स की जो ब्लेंडिंग है, जो मिक्सिंग है, वो एक प्रोमिनेंट तरीके से पाई जाती है, एक सक्सेसफुल तरीके से देखने को मिलती है इनके अंदर। चलिए अब गाइज अपने थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये है थर्ड वैरायटी। देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पर अब ब्रीड्स ही अलग अलग नहीं होंगी, उन एनिमल्स की स्पीसीज भी अलग अलग होती हैं, राइट। देखिए, सो इट इज आउटब्रीडिंग मेथड वेयर मेल एंड फीमेल एनिमल्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज आर मेटेड, है ना। दो अलग अलग स्पीसीज के मेल और फीमेल एनिमल्स के बीच में यहाँ पर मीटिंग और क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट, द प्रोजेनी may combine desirable features of the two parents and may also differ from both the parents। अब ये जो प्रोजेनी डेवलप हो रही है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, इनमें दोनों पेरेंट्स की डिजायरेबल फीचर्स तो होंगे ही, साथ में ये जो पेरेंट्स हैं उनसे डिफरेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि इनके केस में अब वेरिएशन और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज they not only have the different breeds but also different species, है ना। इसीलिए तो ये जो प्रोजेनीज हैं अपने पेरेंट्स जैसे दोनों ही पेरेंट्स के करेक्टर्स को शो करेंगे, पजेस करेंगे, और साथ ही साथ ये अपने पेरेंट्स से डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ म्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ क्रॉस। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक जो जीता जागता उदाहरण है वो है म्यूल, जिसको हम हिंदी में खच्चर कहते हैं। सच ए क्रॉस मेड बिटवीन फीमेल हॉर्स दैट इज मेयर एंड द मेल डंकी, ठीक है। मेल डंकी, मेल गधे और फीमेल हॉर्स यानी घोड़ी मेयर के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो म्यूल डेवलप होता है, म्यूल प्रोड्यूस होता है। म्यूल इज स्टडियर एंड हार्डर देन बोथ द पेरेंट्स। अब म्यूल अपने दोनों ही पेरेंट्स से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा कठोर है, ज़्यादा उसमें बोझ वजन लाद सकते हैं। दो इट इज़ स्टेराइल, लेकिन हालांकि ये स्टेराइल होता है, इसमें फर्टिलिटी नहीं पाई जाती, ये स्टेराइल इंडिविजुअल है, स्टेराइल एनिमल है, लेकिन ये और भी ज़्यादा हार्डर और भी ज़्यादा स्टडियर होता है, इस पर ज़्यादा बोझ लाद सकते हैं, ज़्यादा वजन उठाया जा सकता है इसके द्वारा। तो दोनों ही पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर होता है और भले ही ये स्टेराइल है। ओके, सो म्यूल्स आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गाइस आपको इंसेमिनेशन का आइडिया होगा। इंसेमिनेशन मीन्स द release of male semen or male sperms into the female genital tract। okay, तो artificial insemination क्या है? It helps in overcoming several problems of normal mating। artificial insemination से जो रेगुलर मीटिंग और जो रेगुलर नॉर्मल मेटिंग है, रेगुलर क्रॉस है, उसकी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, क्योंकि नॉर्मल मीटिंग में कई सारी कंडीशंस को फैसिलिटेट करना पड़ता है, उनको अरेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार की नॉर्मल मीटिंग के दौरान आने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं बाई एडोप्टिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड। इन दिस प्रोसेस, अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड मेल। सेलेक्टेड जो मेल है जिसके सीमेन को हमें इंट्रोड्यूस करना है, इंसर्ट करना है फीमेल के ट्रैक्ट में, जेनेटल ट्रैक्ट में, उस सेलेक्टेड मेल के सीमेन को हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। और जो पर्सन, जो व्यक्ति उसमें शामिल है, इन्वॉल्व है, वो सेलेक्टेड मेल के सीमेन को कलेक्ट करके सेलेक्टेड फीमेल के
जेनेटल ट्रैक्ट में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंजेक्ट कर देता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म्स की, दोनों एनिमल्स की म्यूचुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, म्यूचुअल जो सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि केवल मेल के सीमेन को हम कलेक्ट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के एडवांटेज क्या है। सीमेन कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म to the place where the female is housed and can also be used at a later date when the female is ready for fertilization। तो पहले तो इसका एडवांटेज, पहला फायदा तो ये है कि जो मेल के स्पर्म से मेल का जो सीमेन है उसको हम फ्रोजन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसको फ्रीज करके उसको फ्रोजन कंडीशन में हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पर कि वो फीमेल अवेलेबल है, और इस फ्रोजन फॉर्म के सीमेन को हम बाद में किसी और दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो। ठीक है। तो एक बार अपने सीमेन कलेक्ट करके हम उसको इजीली यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहाँ भी वो फीमेल अवेलेबल है, जहाँ भी उसको फीमेल को रखा गया है, और इस सीमेन को बाद में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी भी वो फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो। सेकेंड एडवांटेज ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रोजन सीमेन हैज रिड्यूस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द सेलेक्टेड मेल एंड फीमेल मेंबर्स टू बी ब्रॉट टुगेदर। अब फ्रोजन सीमेन को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उससे रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द सेलेक्टेड मेल एंड फीमेल मेंबर्स टू बी ब्रॉट टुगेदर। मेल और फीमेल मेंबर्स को पास पास लाने का, म्यूचुअली फिजिकली कांटेक्ट करवाने का जो समस्या है, जो दिक्कत है, उससे भी हम छुटकारा पा लेते हैं, उससे भी हमें आसानी हो जाती है। तीसरा एडवांटेज, सीमेन फ्रॉम वन मेल कैन इंसेमिनेट ए लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स। अब एक मेल से कलेक्ट किया गया सीमेन जरूरी नहीं है कि एक ही फीमेल के बॉडी में यूज कर दिया जाए सारा, यानी एक बार किसी सुपीरियर मेल से कलेक्ट किया गया सीमेन एक बार में एक से ज़्यादा फीमेल्स को भी इंसेमिनेट करने के लिए काफ़ी होता है। तो इसका एक और ये बड़ा फ़ायदा है कि हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए हम एक ही बार में कलेक्ट किए गए मेल के सीमेन से हम